नमस्कार, मैं हेमंत बघेल अब सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत मैं रोज 10 प्रश्न लेता हूं और प्रत्येक प्रश्न को विस्तार से समझाने की कोशिश करता हूं। तो आप लोग वीडियो को आखिर तक देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी करिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है, संथाल विद्रोह के विषय में कौन से कथन सत्य हैं। तो देखिए, संथाल विद्रोह, यहां से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। संथाल विद्रोह, जितने भी विद्रोह हैं इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो संथाल विद्रोह जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है, संथाल विद्रोह, संथाल जनजाति द्वारा यह विद्रोह किया गया था। तो दे रहा है कि सिद्धू और कानू ने नेतृत्व किया था। जी हाँ, बिल्कुल सही है। ये जो संथाल विद्रोह हुआ था, इसका नेतृत्व सिद्धू और कानू ने किया था। देखो, ये जो संथाल जाति के जो लोग हैं ना, ये आदिवासी हैं, अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित है संथाल जाति के लोग। तो ये आज का जो झारखंड है, बिहार है, उस तरफ इनका संकेंद्रण बहुत ज़्यादा है। तो उसी क्षेत्र में इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, सिद्धू और कानू के नेतृत्व में। दूसरा दिया है, संथाल विद्रोह का दमन 1856 तक कर दिया गया था। जी हाँ, बिल्कुल सही है। 1856 तक इस विद्रोह का बर्बरतापूर्वक दमन किया गया। हालांकि इस विद्रोह में संथालों की मांग को पूरी भी की गई थी, लेकिन विद्रोह का दमन जो है अंग्रेज कठोरतापूर्वक करते थे। अगला दिया हुआ है, पृथक संथाल परगना की मांग को स्वीकार कर लिया गया। देखिए, जो संथाल थे वो पृथक संथाल परगना की मांग कर रहे थे। मतलब कि वो चाहते थे कि उनका जो क्षेत्र है उनका हो, उसमें किसी बाहरी लोग का दखल न हो। तो अंग्रेजों ने इस चीज को स्वीकार कर लिया और उनका पृथक संथाल परगना की मांग को स्वीकार कर लिया। तो यहाँ पर तीनों ही कथन आपके सही हो जाते हैं। मतलब 1, 2, 3 यहाँ पर उत्तर होगा आपका द, सभी कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से क्या सही है। तो 4 कथन दिए हुए, मतलब युद्ध दिए हुए हैं। तो इनमें से कौन सा जोड़ी सही है ये बताना है आपको। मतलब कि 3 जोड़ी जो है गलत दिया हुआ है, 1 जो है सही दिया हुआ है। देख लेते हैं। तो पहला दिया है चौसा का युद्ध। तो देखिए, जो चौसा का युद्ध है ये शेर शाह सूरी और मुगल बादशाह हुमायूं के मध्य लड़ा गया था, चौसा नामक स्थान पर, जो कि बिहार में है। और ये युद्ध कब लड़ा गया था, यहाँ पर बोल रहा है 1538 में। गलत है, 1538 में ये युद्ध नहीं लड़ा गया था। तो पहला वाला गलत है भाई, 1538 में नहीं लड़ा गया था। तो कब लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था 1539 में। कब, 1539 में। और इस युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को बुरी तरह से परास्त कर दिया था। ऐसा कहते हैं कि हुमायूं ने एक भिस्ती की सहायता से अपनी जान बचाई थी। भिस्ती मतलब एक वो घर वर बनाने वाला एक कारीगर होता है, भिस्ती। तो उसकी सहायता से हुमायूं ने अपनी जान बचाई और आगे चल करके उस भिस्ती को एक दिन के लिए बादशाह भी बनाया था हुमायूं ने। तो ध्यान रखना इस चीज को भी। तो पहला गलत है। दूसरा दिया है कन्नौज का युद्ध। तो देखो, जो कन्नौज का युद्ध है ये भी फिर से शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। ये जो चौसा का युद्ध है 1539 में हुआ था ना, तो इसके ठीक 1 वर्ष पश्चात फिर से ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। और इस बार कहां पर, कन्नौज। कन्नौज में भी स्पेशली एक स्थान है बिलग्राम। बिलग्राम, ध्यान रखेंगे, बिलग्राम, ये मतलब गांव का नाम रहा होगा बिलग्राम, जिस स्थान पर लड़ाई हुई। कन्नौज जो है जिला रहा होगा। तो कन्नौज के बिलग्राम में इन दोनों के बीच फिर से युद्ध होता है। और ये जो युद्ध है ना, कन्नौज अथवा बिलग्राम का युद्ध, ये हुमायूं के लिए निर्णायक सिद्ध हो जाता है। मतलब कि हुमायूं का जो है पूरी तरह से सफाया हो जाता है और हुमायूं को भारत छोड़ करके भागना पड़ता है। मतलब कि जो शेर शाह सूरी है वो यहाँ पर अंतिम रूप से विजय प्राप्त कर लेता है और हुमायूं को जो है भारत से बाहर खदेड़ देता है, मतलब कि भारत छोड़ने को मजबूर कर देता है। तो यहां भी हुमायूं हारा था, दोनों युद्धों में हुमायूं हारा था। और उसकी अंतिम हार किसमें हुई थी, तो कन्नौज अथवा बिलग्राम के युद्ध में। तो कब लड़ा गया था ये युद्ध, तो यहां बोल रहा है 1539 नहीं, ये 1540 में लड़ा गया था। कब, 1540 में। तो ये भी आपका गलत है। अगला दिया है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध जो कि अकबर और मेवाड़ के महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। हालांकि इस युद्ध में अकबर खुद ने अपनी सेना का नेतृत्व नहीं किया था, उसने अपने सेनापति आमेर के राजा मान सिंह को भेजा था। और इस युद्ध में जो महाराणा प्रताप है उनकी हार हो जाती है।
तो ये जो युद्ध है राजस्थान के जो वहाँ जो पर्वत श्रृंखला है ना, कौन सा अरावली पर्वत श्रृंखला, तो वहाँ पर कोई घाटी है हल्दी घाटी, तो वहाँ पर ये युद्ध लड़ा गया था। कब लड़ा गया था, तो यहाँ दिया है 1576। तो जी हाँ, ये जो युद्ध है 1576 में ही लड़ा गया था। तो ये आपका जो है उत्तर होगा। तो क्या बोल रहा है प्रश्न, निम्न में से क्या सही है, तो ये जो है आपका सही है, तो यही आपका उत्तर होगा। चौथा भी हम लोग देख लेते हैं। तालीकोटा का युद्ध 1575 बोल रहा है। तो देखो जो तालीकोटा का युद्ध ये दक्षिण भारत में लड़ा गया था, कर्नाटक में। एक तरफ था विजयनगर साम्राज्य, तो दूसरी तरफ बहमनी साम्राज्य से टूटकर बने 4 राज्य थे। वैसे तो बहमनी साम्राज्य से टूट के 5 राज्य बने, लेकिन एक शामिल नहीं था, बरार इसमें शामिल नहीं था। बाकी बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर और बीदर, ये चारों जो है इसमें शामिल थे। और इस संयुक्त सेना का नेतृत्व किया था बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह ने, तो ध्यान रखिएगा। और उधर विजयनगर साम्राज्य का नेतृत्व कर रहा था विजयनगर का सेनापति राम राय। विजयनगर साम्राज्य का शासक था सदाशिव। तो ये तमाम चीजें याद रखिएगा। अच्छा, तालीकोटा के युद्ध का परिणाम क्या हुआ, तो विजयनगर साम्राज्य की बुरी तरह से हार होती है। और जो विजयनगर है ना, मतलब जो नगर था, विजयनगर नगर भी हुआ करता था, मतलब विजयनगर साम्राज्य भी था और विजयनगर नाम का एक नगर भी हुआ करता था, जिसके अवशेष आज के समय में हम्पी नामक स्थान से देखने को मिलते हैं। मतलब कि विजयनगर का अस्तित्व अब नहीं है। मतलब देखो, ये मान लो पूरा साम्राज्य है और पूरा साम्राज्य क्या कहलाता है, विजयनगर। लेकिन विजयनगर नाम का एक नगर भी था जो कि उस पूरे साम्राज्य की राजधानी थी। तो ये जो शत्रु सेना थी, मतलब जो बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर, बीदर, तो इन्होंने विजयनगर को बुरी तरह से लूटा। ये जो नगर था ना, इसको बुरी तरह से लूटा और वहां से उनको काफी धन संपत्ति भी प्राप्त हुआ। तो ये आपका जो है कब हुआ था, 1565 में। 1565 में ये युद्ध हुआ था, 1575 में नहीं। तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा स, हल्दी घाटी का युद्ध, यही जो है सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो देख लेते हैं कौन सा कथन सत्य है बोल रहा है ना। देखते हैं, तो चंद्रशेखर आजाद ने अनुशीलन समिति की स्थापना की। चंद्रशेखर आजाद तो बोल रहा है कि चंद्रशेखर आजाद ने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। तो देखो, जो अनुशीलन समिति है इसकी स्थापना तो काफी पहले हो चुकी थी। चंद्रशेखर आजाद जी का बर्थ डेट मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, मेरे ख्याल से उनके जन्म से पहले ही ये स्थापित हो गया था शायद, मेरे ख्याल से मतलब काफी पहले हो गया था अनुशीलन समिति की स्थापना। मतलब ये वाला जो है आपका गलत होगा। कौन सा कथन सत्य है वो बताना है ना, तो ये आपका गलत हो जाएगा पहला वाला। अनुशीलन समिति की बात कर लेते हैं। तो अनुशीलन समिति की स्थापना ज्ञानेंद्र नाथ बोस ने 1902 में की थी। वहीं एक और अनुशीलन समिति की स्थापना बारेंद्र कुमार घोष ने 1907 में की थी। तो 2 अनुशीलन समिति। और चंद्रशेखर आजाद की अगर मैं बात करूं तो ये ना बाद में भगत सिंह जी के साथ जुड़ जाते हैं, मतलब सब एक हो जाते हैं। आगे बताएंगे, पहले आंसर देख लेते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। भगत सिंह ने नौजवान सभा की स्थापना की, ये सही है, बिल्कुल सही है। भगत सिंह, सरदार भगत सिंह थे ना जिन्होंने सॉन्डर्स को मारा, केंद्रीय असेंबली में बम फेंका, तो इन्होंने ही नौजवान सभा की स्थापना की थी। तो यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो अब हम लोग थोड़ा सा इसको व्याख्या कर लेते हैं। चंद्रशेखर आजाद की बात करते हैं। तो देखो, जो चंद्रशेखर आजाद है इन्होंने कौन सी संस्था स्थापित की थी, तो HSRA। देखो, ये जो HSRA है ना, पहले हुआ करता था HRA। तो हम लोग पहले HRA की बात कर लेते हैं। HRA की स्थापना की थी सन 1924 में सचिंद्र नाथ सान्याल और उनके साथी। कौन कौन थे, रामप्रसाद बिस्मिल थे उनके साथी, राजेंद्र लाहिड़ी थे और भी बहुत सारे लोग थे। 1924 में कानपुर में HRA की स्थापना होती है। HRA का फुल फॉर्म है हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी। तो इसकी स्थापना किसने की थी, सचिंद्र नाथ सान्याल ने 1924 में कानपुर में। और इस समय ना जो चंद्रशेखर आजाद थे, भगत सिंह थे, बटुकेश्वर दत्त थे, सुखदेव थे, ये लोग सब ना नए नए क्रांतिकारी बने थे इस समय 1924 की स्थिति में। बाकी जो राजेंद्र लाहिड़ी हैं, रामप्रसाद बिस्मिल हैं, सचिंद्र नाथ सान्याल हैं, अशफाक उल्ला खां हैं, ये लोग थोड़े से सीनियर हो चुके थे इस समय तक। और इसी HRA के द्वारा ही 1925 में काकोरी ट्रेन लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। तो ये जो
HRA है हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, इसी का नाम बदला गया, मतलब नाम नहीं बदला गया, एक नया शब्द जोड़ा गया। अब देखिए यहां पर है HRA और यहां पर है HSRA, तो कौन से शब्द यहां पर एक नया जुड़ा है? एस। तो देखो ये होता है HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, तो ये क्या होगा? HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। तो HSRA इसकी स्थापना, मतलब कि सोशलिस्ट शब्द जोड़ने वाले व्यक्ति थे चंद्रशेखर आजाद। इन्होंने सन 1928 में HSRA अर्थात हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की दिल्ली में। कब? 1928 में। ये 1924 में कानपुर में, और ये 1928 में दिल्ली में। ध्यान रखना इस चीज को, चंद्रशेखर आजाद जी इससे जुड़े थे, बाकी भगत सिंह भी इसमें जुड़े हुए थे, ध्यान रखेंगे, लेकिन जो मेन जो नाम आता है चंद्रशेखर आजाद का। हाँ, कई जगह ना भगत सिंह भी दे देता है, क्योंकि भगत सिंह भी HSRA के साथ जुड़े हुए थे, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। और किस स्थान पर स्थापना हुआ ये भी पूछा जाता है। हम लोग ना ये स को देख लेते हैं। भगत सिंह के बारे में अगर बात करूं तो नौजवान सभा बिल्कुल सही है, यही आपका आंसर है। इन्होंने और क्या क्या काम किया था? तो सॉन्डर्स की हत्या इन्होंने ही की थी। केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था इन्होंने, मतलब किसी की जान लेने के लिए नहीं, अपनी आवाज दुनिया तक पहुंचाने के लिए। उसके बाद फिर इन्होंने जेल में भूख हड़ताल भी की थी, क्योंकि जेल में जो कैदी थे उनके साथ बड़ा मतलब बुरा व्यवहार किया जा रहा था, उनको ढंग का खाना नहीं दिया जा रहा था। तो भगत सिंह जी ने वहां पर भूख हड़ताल किया, लगभग 64 दिन तक ये भूख हड़ताल चला था। और एक क्रांतिकारी जतिन दास, वो जो है 64वें दिन मर जाते हैं, मतलब उनकी मृत्यु हो जाती है भूख के कारण। तो इनका जो भूख हड़ताल था वो सफल हो जाता है, इनकी मांगे पूरी हो जाती है। तो भगत सिंह। उसके बाद अगला देखते हैं तीसरा, मतलब स, प्रफुल्ल चाकी। देखो जो प्रफुल्ल चाकी बोल रहा है कि करजन की हत्या का प्रयास किया था, तो ये गलत है। करजन कौन था? वही लॉर्ड करजन जिसने बंगाल का विभाजन किया था, तो उसकी हत्या का प्रयास इसने नहीं किया था। किंग्सफोर्ड, एक नाम याद रखेंगे, किंग्सफोर्ड, ये ना न्यायाधीश था, पहले जज था। किंग्सफोर्ड जज था, और ये कुख्यात था क्रांतिकारियों को बर्बरता पूर्वक सजा देने के लिए। तो काफी दिनों से क्रांतिकारी लोग इसके पीछे पड़े हुए थे, किंग्सफोर्ड के पीछे, कि इसको जो है खत्म करो। तो प्रफुल्ल चाकी और उसका एक साथी था खुदीराम बोस, तो इन दोनों को काम सौंपा जाता है कि इसको जो है मारो। तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, वो लोग जो हैं मुजफ्फरपुर, एक स्थान है मुजफ्फरपुर, तो वहां पर जो है किंग्सफोर्ड का जो घोड़ा गाड़ी होता है, बग्घी, तो उसका वो लोग जो है पीछा उछा कर रहे होते हैं, रेकी कर रहे होते हैं कि कहां पर ये आ रहा है। और जब उनको लगता है कि किंग्सफोर्ड जो है अपनी बग्घी में आ रहा है, तो वो जो है उस बग्घी में बम फेंक देते हैं, लेकिन वहां पर जो है किंग्सफोर्ड नहीं होता है। वहां पर 2 यूरोपीय महिलाएं होती हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जो है इनको घेर लिया जाता है, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को, और जो प्रफुल्ल चाकी हैं वो खुद को गोली मार लेते हैं कि वो अंग्रेजों के हाथों नहीं लगेंगे। वही जो खुदीराम बोस थे वो पकड़ लिए जाते हैं, बाद में उनको फांसी की सजा दी जाती है। खुदीराम बोस पहले क्रांतिकारी थे जिनको की फांसी की सजा दी गई थी। तो ये कब की घटना है? 1908 की घटना है। तो करजन को मारने का प्रयास नहीं किया गया था, किंग्सफोर्ड को। अच्छा, करजन, एक और करजन था, करजन वाइली, जिसकी हत्या किसने की थी? मदन लाल ढींगरा ने। मैंने पीछे किसी वीडियो में शायद कोई क्वेश्चन लिया था। मदन लाल ढींगरा ने जो है 1908 के आसपास ही ब्रिटेन में ये जो करजन वाइली है उसकी हत्या कर दी थी। उसके चेहरे में गोली मार दी थी ना, 4 गोलियां मार दी थी, और बाद में मदन लाल ढींगरा को वहीं इंग्लैंड में ही मृत्यु दंड दे दिया गया था। एक उधम सिंह, उन्होंने किसको मारा था? तो जो जनरल ओ डायर थे ना, उनको मारा था, जनरल ओ डायर को मारा था उधम सिंह जी ने 1940 में, उनको भी वहां पर मृत्यु दंड दे दिया गया था। तो ये किंग्सफोर्ड ध्यान रखेंगे। अगला जो दिया है, द सॉन्डर्स हत्याकांड की योजना में रामप्रसाद बिस्मिल भी शामिल थे। तो देखो जो रामप्रसाद बिस्मिल है ना, 1924 में इन्होंने HRA की स्थापना की सचिंद्रनाथ सान्याल जी के साथ मिलकर के। मतलब संस्थापक तो सचिंद्रनाथ सान्याल थे, लेकिन ये संस्थापक सदस्य थे, इनकी भी भूमिका बहुत ज्यादा थी। उसके बाद फिर 1925 में जो ट्रेन डकैती होती है, काकोरी ट्रेन डकैती, तो उसमें राम प्रसाद बिस्मिल जी का बहुत बड़ा हाथ होता है, बहुत बड़ा रोल होता है, और ये लोग सबके सब पकड़ लिए जाते हैं। और
फिर इनको फिर ना फांसी दे दी जाती है। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, इन लोग को फांसी दे दी जाती है। तो ये सॉन्डर्स हत्याकांड की योजना में ये शामिल नहीं थे, उससे पहले ये शहीद हो चुके थे। ये जो सॉन्डर्स हत्याकांड है ये जो 1928 के बाद की घटना है ना, 1929 की घटना है ये। और इसमें चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, जतिन दास, ये सब लोग जो है इसमें शामिल थे इस योजना में। तो ध्यान रखेंगे। बाद में फिर भगत सिंह ने सॉन्डर्स को गोली मार दिया था। वैसे गोली तो स्कॉट को मारना था, लेकिन गलती से सॉन्डर्स मारा जाता है। तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का आपका? भगत सिंह ने नौजवान सभा की स्थापना की थी, बाकी सब गलत है यहाँ पर। वैसे जो मैंने बताया वो सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सुमेलित नहीं है? तो यहां पर दिया हुआ है राज्य और राजधानी कौन सुमेलित नहीं है। अच्छा हाँ, ये बताना है आपको। चलिए ठीक ठीक। तो पहला दिया है पल्लव। पल्लव वंशी शासकों की राजधानी कांचीपुरम, जी हाँ बिल्कुल सही है। पांड्यों की राजधानी मदुरै, चोलों की राजधानी तंजौर, बिल्कुल सही है तंजौर। वैसे जो प्रारंभिक चोल थे उनकी राजधानी उर्रयूर हुआ करती थी। चेर, चेर की राजधानी बोल रहा है वातापी, ये गलत है। चेर जो है ना, इनकी राजधानी वांजी या कांची करके एक हुआ करता था, वो जो है चेरों की राजधानी थी। तो ये आपका गलत हो जाएगा। वातापी किसकी राजधानी थी? तो ये जो है ना, वातापी चालुक्यों की राजधानी हुआ करती थी वातापी। वहीं राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यखेट हुआ करती थी। तो चेरों की राजधानी ना वांजी ऐसी करके कुछ, मुझे थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा है, वांजी या कांची, कांची नहीं, कांची तो कांचीपुरम को बोलेंगे। तो ये चेरों की राजधानी होती थी। वातापी जो है चालुक्य शासकों की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। तो वेल्लोर में ना 1806 में, ये जो वेल्लोर का विद्रोह है ये 1806 में हुआ था। और किन्होंने किया था? तो ब्रिटिश सेना में नियुक्त भारतीय सैनिकों ने यह विद्रोह किया था। देखो, अंग्रेजों की जो सेना थी ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना थी, उसमें बहुत बड़ी संख्या में भारतीय लोग सैनिक के रूप में काम करते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि उन सैनिकों के साथ पक्षपात होने लगा, कुछ उनके मामलों में अंग्रेज दखल देने लगे। तो ये चीज जो है भारतीय सैनिकों को पसंद नहीं आया, और वो लोग जो है समय समय पर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह भी करते रहे। तो 1806 में वेल्लोर, वेल्लोर कहां पर है? तो दक्षिण में मद्रास, मद्रास प्रेसिडेंस के अंतर्गत आता था वेल्लोर। और 1806 की स्थिति में वेल्लोर का जो गवर्नर था वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ध्यान रखेंगे, विलियम बेंटिक जो है 1806 में मद्रास का गवर्नर था। लेकिन यहां पर पूछ रहा है गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल मतलब बंगाल का गवर्नर जनरल। तो कौन था? सीधे मैं बता देता हूं, जॉर्ज बार्लो, जॉर्ज बार्लो। ये बंगाल का गवर्नर जनरल था, और बंगाल के अंतर्गत ही मद्रास, बंबई सब आता था। मतलब कि भारत में जितने भी स्थानों पर अंग्रेजों का अधिकार था, उन सब का गवर्नर जनरल हेड कौन था उस समय? जॉर्ज बार्लो। और वहीं अलग से मद्रास और बंबई के भी गवर्नर होते थे, गवर्नर जनरल नहीं, गवर्नर। ध्यान रखेंगे, ये गवर्नर जनरल जो कि सबसे बड़ा होता था, बंगाल में होता था, ये बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाता था। और बंगाल के अंतर्गत ही पूरा मद्रास, बंबई सब आता था। और मद्रास का गवर्नर था 1806 की स्थिति में विलियम बेंटिक। वही विलियम बेंटिक जो आगे चल करके 1828 से 1835 तक भारत का गवर्नर जनरल हुआ, जिसने सती प्रथा को समाप्त किया। तो वो पहले यहाँ मतलब 1806 के आसपास वो जो है मद्रास का गवर्नर नियुक्त हुआ था। 1803 में उसकी नियुक्ति हुई थी मद्रास के गवर्नर के रूप में। तो ये जो वेल्लोर का विद्रोह है, वहाँ के जो सैनिक थे, वेल्लोर में जो सैनिक छावनी रही होगी, कहते हैं कि जो विलियम बेंटिक था, मद्रास के गवर्नर होने के नाते उसने सैनिकों को बोला कि तुम लोग माथे में जो तिलक लगाते हो, टीका लगाते हो, भाई वो मत लगाओ। हाँ, और कोई जो है और कुछ करते होंगे, जैसे कि कईयों में होता है हाथों में कड़ा पहनना या कुछ धागा बांधना। हमारे में होता है ना, हिंदुओं में अलग अलग, जैसे कि सिख भाई हाथों में कड़ा पहनते हैं, कई सारे लोग धागा बांधते हैं, गले में ताबीज पहनते हैं, टीका लगाते हैं, इस टाइप से। तो इस टाइप की चीजों को करने से मना किया गया गवर्नर विलियम बेंटिक के द्वारा। तो जो सैनिक थे, भारतीय सैनिक, उनको लगा कि भाई ये हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप है, भाई हम तो काम कर रहे हैं ना आपके लिए, जहां भी आप बोल रहे हो, जा रहे हैं, लड़ रहे हैं, मार रहे हैं, आपके लिए नए नए प्रदेश जीत करके दे रहे हैं, लेकिन आप हमारे धार्मिक मामलों में काहे को हस्तक्षेप कर रहे हो? तो भारतीय सैनिकों ने जो है आवाज बुलंद की कि भाई हमारा अधिकार है ये, इस टाइप से। तो
1806 में ये विद्रोह हुआ था और जो विद्रोही थे उन्होंने मैसूर के राजा के झंडे को फहरा दिया था। तो ये बड़ी बात थी, मैसूर के राजा के झंडे को फहरा दिया था। लेकिन ये जो विद्रोह था इसको बर्बरतापूर्वक कुचल दिया गया था। ध्यान रखिएगा, इस विद्रोह को कुचल दिया गया था। 1806 में हुआ था। बंगाल के गवर्नर जनरल थे जॉर्ज बार्लो और मद्रास के गवर्नर थे विलियम बेंटिक। ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये जो एमहर्स्ट है ना, एमहर्स्ट जो कि 1823-24 के आसपास में बंगाल का गवर्नर जनरल था, तो इसी के समय में, एमहर्स्ट के समय में क्या हुआ था, आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। नहीं, ये ना 24 के बाद बंगाल का गवर्नर जनरल बना था ना। हाँ, तो इसी के समय में, एमहर्स्ट के समय में बर्मा के साथ युद्ध हुआ था, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। तो एमहर्स्ट के टाइम पे क्या हुआ था कि एक भारतीय सैनिकों की टुकड़ी को, मतलब बहुत बड़ी टुकड़ी थी, तो उसको जो है बर्मा भेजा जा रहा था लड़ने के लिए। ठीक है, कोई बात नहीं था। लेकिन इस सेना को समुद्र के रास्ते भेजा जाना था बर्मा। तो ये चीज जो है उन सैनिकों को पसंद नहीं आई। ये जो सैनिक थे बैरकपुर के थे, ध्यान रखेंगे, बैरकपुर के सैनिक थे जिनको कि बर्मा भेजा जाना था, बैरकपुर के सैनिकों को। तो ये लोग जो है विरोध करते हैं इस चीज का कि हम लोग जो है समुद्र को पार करके बर्मा नहीं जाएंगे, आप हमको स्थल मार्ग से ले जाइए, हम बिल्कुल जाने को तैयार हैं, लेकिन समुद्री रास्ते से हम नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे धर्म में समुद्र को लांघना मना है। समुद्र को अगर हम लोग लांघ करके जाएंगे, समुद्र को पार करेंगे, तो हमको जो है हमारी जाति से बाहर निकाल देंगे, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो ये बोल करके वो लोग जो है विद्रोह कर देते हैं। हालांकि इस विद्रोह को भी बर्बरतापूर्वक कुचल दिया जाता है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था ना, 1839 से हुआ था ना प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, तो उस टाइम पर बहुत सारे जो सैनिक आंग्ल अफगान युद्ध में लड़ने के लिए अफगान गए थे। तो कहते हैं उनमें से बहुत सारे सैनिकों को जब वो लोग जब वापस आए अपने क्षेत्र में, बंगाल में जहाँ से भी वो थे, तो वहाँ जब वापस आए तो उनको उनके जाति, उनके समाज वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया, उनको जो है जाति से बाहर कर दिया गया। क्योंकि वो जो अफगानिस्तान है, अफगान है, वो एक दूसरा मुल्क है, ठीक है, लेकिन वो मूलतः मुस्लिमों का देश है। तो इस कारण से उन्होंने, उनके जो नाते रिश्तेदार थे, उन्होंने उनको जाति से बाहर कर दिया। तो इसी चीज को लेकर के ये जो सैनिक थे परेशान रहते थे और बाहर जाकर के लड़ना या फिर समुद्र को लांघना ये लोग सही नहीं समझते थे। अच्छा, आप लोगों ने वो मूवी देखा होगा मंगल पांडे मूवी में जब वो जो मंगल पांडे है वो चर्बी वाले कारतूस को चबाता है, क्योंकि उनके जो दोस्त थे, एक अंग्रेज था ना, क्या नाम था उसका, जो कि उनके दोस्त थे, वो बोलता है कि हाँ ठीक है, इसमें कोई चर्बी नहीं मिला हुआ है, फिर मंगल पांडे उसको चबा लेते हैं, मतलब उसका यूज करते हैं। बाद में जब उनको असल बात पता चलती है कि हाँ उसमें चर्बी मिला हुआ है, तब वो जो है अपने दोस्त के पास जाते हैं और बोलते हैं कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे लोगों ने मुझको जात से बाहर कर दिया है। जात से बाहर होने का मतलब तुमको पता नहीं है, मैं बताता हूं क्या है जात से बाहर होना। फिर वो बोलता है कि मेरे को कोई छुएगा नहीं, मेरे साथ कोई खाना नहीं खाएगा, मुझे कोई जो है अपने जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे उसमें नहीं बुलाएगा, मेरे साथ कोई उठेगा बैठेगा नहीं, जब मैं मर जाऊंगा तो कोई मेरी लाश को उठाने नहीं आएगा। तो ये सब चीजें जो है ना आज के समय में भी हमारे समाज में बना हुआ है, लेकिन उस टाइम पर बहुत बहुत ज्यादा था ये चीज। अच्छा, एक और मुझे इंटरेस्टिंग चीज याद आ रहा है, राजा राममोहन राय इन्हीं सब कुरीतियों के लिए जीवन भर लड़ते रहे कि ये जो सती प्रथा कि पति मर गया तो उसके साथ पत्नी को जिंदा जला दे रहे हो, जीवित पत्नी को, ये गलत है, उन्होंने बोला। हालांकि इसमें वो थोड़ा सा सफल भी हुए थे, कानून वगैरह बन गया था, लेकिन उस कानून का कितना ही उस समय पालन होता रहा होगा। इसके अलावा उन्होंने और भी कई सारी कुरीतियों पर प्रहार किया, जिसमें से एक चीज ये बोला कि समुद्र को लांघने से कुछ नहीं होता है, जाति से बाहर कर देना ये गलत है, आप समुद्र को लांघोगे कुछ नहीं होगा। और उनको उस समय के मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने एक ऑफर दिया कि तुम जो है मेरे दूत बन करके इंग्लैंड जाओ, वहां के शासक के पास, और मेरे पेंशन की बात करो। तो राजा राममोहन राय जी के लिए ये बड़ा अच्छा मौका था। उन्होंने बोला कि मुझको जो है मौका मिला है समुद्र को पार करने का, मैं दिखा दूंगा, समुद्र को पार करके मैं वहां से जो है सकुशल वापस लौटूंगा। उनके परिवार वाले तैयार नहीं थे उनको बाहर भेजने के लिए, समुद्र को पार करके वो दूसरे देश को जाए। और देखिए राजा राममोहन जी का दुर्भाग्य कहें या किस्मत कहें, वो इंग्लैंड पहुंचते हैं और वहीं उनकी डेथ हो जाती है। उनका जो कब्र है आज भी ब्रिस्टल में है ना, ब्रिस्टल एक स्थान है, तो वो
इन सब चीज़ों का विरोध करते थे। लेकिन जहां वो बोलते थे भाई समुद्र को लांघने से कुछ नहीं होता है, लेकिन वो समुद्र को लांघे और उनके साथ क्या हो गई, अनहोनी। तो आप लोग सोचिए कि उस समय के जो लोग थे उनकी जो धारणा है और प्रबल हो गई होगी कि ये तो भाई सच है कि समुद्र को लांघोगे तो आपके साथ अनहोनी ही होगी। जो राजा राम मोहन राय था वो तो पागल था, समझा नहीं, इस टाइप से लोगों ने कहा होगा। तो ये चीज़ें हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। हम लोग शायद विषय से भटक रहे हैं, खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो वेल्लोर का विद्रोह है जॉर्ज बार्लो के टाइम पर हुआ था। बंगाल का गवर्नर जॉर्ज बार्लो और मद्रास का गवर्नर विलियम बेंटिक। और बैरकपुर का सैनिक विद्रोह 1824 में एमहर्स्ट के समय में। ये आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय प्रख्यात इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना है? तो देखो, एक प्रख्यात इतिहासकार हैं जिनका यदा कदा इतिहास की पुस्तकों में जिक्र आता रहता है कि इस इतिहासकार ने ये कहा है, वो कहा है। आप लोगों ने भी नाम सुना होगा। वैसे यहाँ जितने भी इतिहासकारों के नाम है सबके नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये जो ताराचंद जी हैं ये भी काफ़ी फेमस इतिहासकार हैं। डॉक्टर एस एन सेन, ये तो भाई हमारे भारत के सरकारी इतिहासकार थे, मतलब कि जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन था ना उसका इन्होंने सरकारी इतिहास लिखा है। सरकारी इतिहास से तात्पर्य जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय 1957 में जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को 100 वर्ष पूर्ण हुआ तो तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के कहने पर ये जो डॉक्टर एस एन सेन हैं इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास लिखा। क्योंकि इसको लिखने का जो जिम्मेदारी सरकार ने सौंपा था इनको, इसी कारण से ये जो सरकारी इतिहासकार कहलाएंगे और इनके द्वारा जो इतिहास लिखा गया सरकारी इतिहास। अब चूंकि उस समय पे पंडित जवाहरलाल नेहरू और भी बहुत सारे क्रांतिकारी नेता जो कि उस समय बड़े बड़े मंत्री पद पर थे, तो उन्होंने अगर कोई राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान में कोई गलत काम किया होगा तो उसको तो इन्होंने छुपाया होगा ना। तो ये सरकारी इतिहासकार थे। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार, ये बहुत प्रख्यात इतिहासकार थे और इन्होंने ही ये चीज़ बोला था। तो आंसर यही होगा, मतलब कि इन्होंने ही ना 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना। इन्होंने बोला कि भाई छोटा सा सैनिक विद्रोह है और ऐसा छोटा मोटा विद्रोह तो होते रहता है, इस टाइप से इनका कहना है। तो इन्होंने जो है इसको क्रांति नहीं माना। वहीं विनायक दामोदर सावरकर, भाई इन्होंने तो 1857 की क्रांति पर एक पुस्तक ही लिख डाला था 1857 नाम से। 1857 स्वातंत्र संग्राम करके इनकी एक पुस्तक है, आप लोग जरूर पढ़िएगा। मैंने ये वाली पुस्तक ना कुछ दिन पहले मंगवाया है, पढ़ना है इसको। 1857 का स्वातंत्र समर उसमें शीर्षक दिया हुआ है विनायक दामोदर सावरकर जी की। तो इनको वीडी सावरकर या वीर सावरकर बोला जाता है। तो इन्होंने इस पुस्तक को लिखा था। तो ये तो भाई बिल्कुल क्रांति मानते हैं कि ये जो है हमारे भारत की स्वतंत्रता के लिए किया गया पहला स्वतंत्रता आंदोलन था। तो विनायक दामोदर सावरकर जी इस बात से बिल्कुल एग्री करते हैं। और इनकी जो पुस्तक थी ना वो उस समय बैन थी, प्रतिबंधित थी, उसको पढ़ना गैर कानूनी अपराध होता था। अगर किसी के हाथ में वो पुस्तक दिख जाता तो अंग्रेज उसको अंदर डाल देते थे वो मतलब। लेकिन इसके बावजूद भी ना वो पुस्तक को भारत के बहुत सारे लोगों ने पढ़ा। स्मगल होता था, जैसे आज के समय में जो चरस, गांजा, कोकीन, हथियार, सोना, ये सब चीज़ स्मगल होता है ना, चोरी छिपे इधर से उधर ले जाते हैं। तो वो जो पुस्तक थी उस टाइम पर उसको भी ऐसा ही किया जाता था, क्योंकि अगर पकड़े गए तो जेल में डाल दिया जाएगा और उस पुस्तक को जला दिया जाएगा। तो लोग जो है उस पुस्तक को बहुत संभाल के रखते थे, क्योंकि विनायक दामोदर सावरकर जी ने उस पुस्तक में अंग्रेजों की पोल पट्टी खोल के रख दी थी। और उस पुस्तक ने बहुत से लोगों के मन में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए जागृति उत्पन्न की। आप लोग एक बार जरूर से पढ़िएगा उस पुस्तक को, अमेजन में आपको मिल जाएगी। तो डॉक्टर आर.सी. मजूमदार की बात करें तो इन्होंने काफी सारी इतिहास संबंधी पुस्तकें लिखी है। आपके पुस्तकों में भी यदा कदा इनका नाम आता ही रहेगा। तो इन्होंने 1857 की क्रांति के विषय में बोला कि ये जो है क्रांति इसको नहीं मान सकते। इस टाइप की क्रांतियां तो पहले भी हुई है, जो जनजातीय लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, कुछ समय पहले सैनिकों ने भी विद्रोह किया था। इस टाइप से इनका कहना है। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा ना, वेल्लोर का सैनिक विद्रोह, बैरकपुर का सैनिक विद्रोह, इसके बाद भी और कई बार जो है सैनिकों ने विद्रोह किया था। तो इसको इन्होंने केवल सैनिकों द्वारा किया गया विद्रोह माना है, कोई क्रांति नहीं मानी है। ध्यान रखना इस चीज को।
डॉक्टर आर.सी. मजुमदार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1918 में महात्मा गांधी जी के अहमदाबाद मिल हड़ताल में किस महिला ने सक्रिय योगदान दिया था? तो देखिए 1918 में महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद, वहां पर कपड़ा मिल है, आज भी जो है वस्त्र उद्योग के लिए अहमदाबाद जाना जाता है, तो उस टाइम पे भी यहाँ पर काफी मतलब वस्त्र उद्योग था। तो वहां के जो मिल मजदूर थे वो लोग जो है मतलब उनका परेशानियों को देखते हुए महात्मा गांधी जी उनके साथ मिल जाते हैं। देखिए क्या था कि प्लेग फैला हुआ था उस समय, और प्लेग बोनस को लेकर के मजदूर और जो कंपनी के मालिक थे वो आमने सामने हो गए थे। जो मजदूर थे वो लोग 50% प्लेग बोनस मांग रहे थे, और जो कंपनी था वो मात्र 20% प्लेग बोनस दे रहा था। इसके अलावा और भी कई सारी चीजें थी, और जो महात्मा गांधी जी थे देखा तो वो जो है इनके साथ जुड़ जाते हैं, और जो मजदूर हैं उनको प्रेरित करते हैं कि आप लोग हड़ताल करो, आंदोलन करो, ठीक है, लेकिन अहिंसात्मक तरीके से करो। और महात्मा गांधी जी खुद उनके साथ मिल करके ये चीज को करते हैं, और महात्मा गांधी जी ने यहाँ पर अनशन भी किया था, उपवास, ध्यान रखेंगे। और ये जो आंदोलन है सफल हुआ था, पूरी तरह से सफल हुआ था। और महात्मा गांधी जी, देखो जो मजदूर थे वो 50% डिमांड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर महात्मा गांधी जी बोलते हैं कि 50% से थोड़ा सा आपको कम करना होगा, 35% बोलते हैं मजदूरों को, और मजदूर भी तैयार हो जाते हैं, और कंपनी भी 35% प्लेग बोनस देना स्वीकार कर देती है। तो प्रश्न उठता है कि मतलब हमारा जो मेन प्रश्न है कि किस महिला ने महात्मा गांधी जी का साथ दिया था? तो ये जो अनुसुईया बेन है, अनुसुईया बेन, जो कि अंबालाल साराभाई की बहन थी, अंबालाल साराभाई की बहन थी अनुसुईया बेन। तो इन्होंने ना वहां पर महात्मा गांधी जी का बहुत बहुत ज्यादा साथ दिया था। जो सरोजनी नायडू थी ये तो आगे चल करके बहुत ज्यादा सक्रिय हुई, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था ना उस टाइम पर सरोजनी नायडू जी बहुत ज्यादा सक्रिय थी। एनी बेसेंट जो कि होम रूल लीग आंदोलन से जुड़ी हुई थी, अगर एनी बेसेंट की मैं बात करूं तो ये महात्मा गांधी जी के विचारों से उतनी सहमत नहीं थी। जब महात्मा गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया तो एनी बेसेंट उसके पक्ष में नहीं थी, ध्यान रखेंगे। बाकी जो कस्तूरबा गांधी है भाई, ये तो महात्मा गांधी जी की सहचरी थी, और एक तरह से उनके छाया के रूप में उनके साथ चलती थी, तो उनके साथ थी। लेकिन यहाँ पर आंदोलन में इनका जो साथ दिया था अनुसुईया बेन ने, ध्यान रखिएगा। गुजरात में बेन बोलते हैं ना बहन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सातवाहन शासकों ने सर्वप्रथम भूमि दान में देने की प्रथा को शुरू किया। जी हाँ, बिल्कुल सही है। प्रश्न काफी बार पूछा गया है कि किन शासकों ने सबसे पहले भूमि दान में देने की शुरुआत की? तो किसने की थी? सातवाहन नरेशों ने। बोल रहा है कि सातवाहनों ने सर्वप्रथम भूमि दान के रूप में किन्हें दिया? तो इन्होंने ना ब्राह्मणों को दान में दिया, इन्होंने ब्राह्मणों को दान में दिया, उसके बाद बौद्धों को भी दान में दिया। ब्राह्मण और बौद्ध, जैनों के विषय में अगर दान दिया होगा तो काफ़ी कम दिया होगा, आजीवक भी नहीं है। ब्राह्मण और बौद्ध इन दोनों को बड़ी संख्या में भूमि दान के रूप में दिया, गांव के गांव इनको दान में दिया जाता था। आप लोगों ने एक मूवी है ना गौतमीपुत्र सातकर्णी, तो उसमें भी दिखाया गया है जो बौद्ध भिक्षु हैं, इसके अलावा जो ब्राह्मण हैं, देखिएगा आप लोग वो मूवी गौतमीपुत्र सातकर्णी के ऊपर है। तो ब्राह्मण और बौद्धों को इन्होंने बड़ी संख्या में भूमि दान में दिया। तो यहाँ आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो सातवाहन नरेश थे उन्होंने सबसे पहले भूमि दान देने की प्रथा शुरू की, विशेष करके ब्राह्मण और बौद्धों को उन्होंने बड़ी संख्या में दान दिया। तो क्या आपका आंसर हो जाएगा 1, 4, 10। अच्छा, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सर्वाधिक भूमि दान के रूप में किन शासकों ने दिया, तो वहां पर नाम आएगा गुप्त शासकों का। अच्छा, यहाँ पर जो सातवाहन नरेश थे उन्होंने ब्राह्मण और बौद्धों को दिया दान अधिकतर, बाकी जैनों को भी दिया होगा, दूसरों को भी दिया होगा। वहीं अगर सबसे ज्यादा भूमि दान देने की पूछा जाए तो गुप्त शासक। अच्छा, इस तरह की भूमि को क्या कहा जाता था, यह भी सवाल है। तो अग्रहार, दान में दिए गए भूमि को अग्रहार कहा जाता था, और अधिकतर मामलों में ये जो दान में दी गई भूमि है अग्रहार, ये कर मुक्त हुआ करती थी, ध्यान रखिएगा। तो इसको अग्रहार बोला जाता था। क्या बोलते थे? अग्रहार। अच्छा, ये जो अग्रहार या फिर दान में देने भूमि दान में देने की जो प्रथा है, ये मुस्लिम
काल में भी देखने को मिलता है, सॉरी मुस्लिम काल नहीं कहना चाहिए, मुस्लिम शासकों के यहाँ भी ये चीज़ देखने को मिलता है। मतलब कि हमारे भारत में, मध्यकालीन भारत में जिन मुस्लिम शासकों ने शासन किया उन्होंने भी बड़ी मात्रा में भूमि दान में दिया। तो जो मुस्लिम शासक भूमि दान में देते थे उसको बोला जाता था मदद ए माश। ध्यान रखेंगे, मदद ए मास, मदद ए मास। इसके लिए एक और शब्द भी प्रयुक्त होता था, सयूरगल, सयूरगल। और जो मुस्लिम शासक थे वो अधिकतर जो मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए जो लोग होते थे उन्हीं को ही देते थे भूमि दान में। अच्छा, वैसे ना जो कला के क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति होते थे, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उनको जो है हर शासकों ने भूमि या फिर जागीर कह लो, जागीर भी कहा जाता है दान में दी गई भूमि को। वैसे जागीर जो है ना वेतन के बदले में दिया जाता था, वो होता था। और जो दान में जो भूमि दी जाती थी उसको मदद ए मास या सयूरगल बोलते थे मध्यकालीन भारत में। ध्यान रखेंगे, जागीर अलग होता था, वो वेतन के रूप में दिया जाता था। तो ध्यान रखेंगे, अग्रहार, मदद ए मास, सयूरगल शुरू किया था सातवाहन नरेशों ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस रचना को बाणभट्ट द्वारा लिखा माना जाता है? बाणभट्ट जो कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट, और बाणभट्ट ने ही हर्षवर्धन के जीवन चरित, हर्षचरित की रचना की थी ना। हम लोग पढ़ते हैं हर्षचरित बाणभट्ट की रचना है, और हर्षचरित में ही दिया हुआ है कि किस प्रकार से जो हर्षवर्धन है वो 16 वर्ष की आयु में राजा बन गया, उसके भाई की हत्या हो गई, उसके बहनोई की हत्या हो गई, उसकी जो बहन थी राज्यश्री वो जो है सुसाइड करने वाली थी, किस तरह से हर्षवर्धन ने उसको बचा लिया। तो ये बड़ा आजकल जैसे मूवी वगैरह बनता है ना, तो उस टाइप का सीन इसमें बाणभट्ट ने लिखा हुआ है। तो हर्षचरित बाणभट्ट की रचना ये सब जानते हैं। इसके अलावा एक और रचना है कादंबरी। कादंबरी के विषय में भी अधिकतर लोगों को पता है कि भाई ये बाणभट्ट की रचना है। तो इनके अलावा भी, मतलब हर्षचरित और कादंबरी के अलावा भी बाणभट्ट ने और कई सारी रचनाएं की थी। तो इनमें से कौन सी रचना है? तो पार्वती परिणय। ध्यान रखेंगे, पार्वती परिणय। पार्वती परिणय को माना जाता है कि बाणभट्ट ने लिखा है, पार्वती परिणय। अच्छा, ये जो पार्वती परिणय है ना, ये एक नाटक है, और इसके संबंध में एक और तथ्य दिया जाता है कि पार्वती परिणय को बाणभट्ट ने नहीं लिखा है, इसको जो है उसके बाद के किसी लेखक ने लिखा है, और उसका नाम बताया जाता है वामन। नाम आप लोग देखेंगे तो थोड़ा सा मतलब किस लिए लोग इतिहासकार कंफ्यूज हो रहे हैं पता चल जाएगा। तो जो दूसरे इतिहासकार या लेखक का नाम है वो है वामन भट्ट बाण। वामन भट्ट बाण। देखो, जो बाण भट्ट है, बाण भट्ट है, इसको उल्टा कर दिए, भट्ट बाण बन गया, उल्टा कर दिए तो भट्ट बाण बन गया। तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये जो पार्वती परिणय है बाण भट्ट के बाद किसी दूसरे लेखक जिसका नाम था वामन भट्ट बाण, उसने लिखा है, मतलब कि बाण भट्ट के नाम को उल्टा कर दिया गया। तो दोनों चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो इस रचना को कुछ इतिहासकार जो है बाण भट्ट की मानते हैं, वही कुछ बोलते हैं भट्ट बाण की है। भाई एक ही तो नाम है, उल्टा पुल्टा हो गया होगा। दूसरी अच्छा, ये जो बाणभट्ट है ना, इसकी एक और रचना है चंडी शतक। चंडी शतक, ये रचनाएं किन किन की है इसको देख लेते हैं। मालती माधव भवभूति की रचना है। किसकी? भवभूति। काफी बार पूछा गया है कि मालती माधव किसकी रचना है, तो भवभूति। उसके बाद राज मार्तंड, ये भोज की रचना है, भोज। गीत गोविंद, ये जयदेव की रचना। ये भी काफी बार पूछा गया है कि गीत गोविंद किसकी रचना है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। वायसराय लॉर्ड मेयो ने किस स्थान पर राजाओं के पुत्रों की शिक्षा के लिए महाविद्यालय की स्थापना की थी? बहुत बहुत सरल क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको घुमा के पूछा गया है। तो लॉर्ड मेयो, वायसराय लॉर्ड मेयो, इसका कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1869 से 72 तक इसका कार्यकाल था। इसकी हत्या हुई थी ना, मर्डर कर दिया गया था 1872 में, इसके ऑफिस में ही इसको घुस के मारा गया था। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसकी हत्या हुई थी। तो इसने राजाओं के पुत्रों की शिक्षा के लिए महाविद्यालय की स्थापना की। मतलब किस स्थान पर राजाओं के पुत्रों, राजाओं के पुत्र मतलब राजकुमार, युवराज, शहजादे, उनकी शिक्षा के लिए किसी स्थान पर इसने कॉलेज खोला था। तो कहां पर खोला था? दे रहा है दिल्ली।
दिल्ली, अजमेर, मेरठ, जयपुर। तो देखो इसने ना जयपुर में खोला था, ये जयपुर में, जिसको मेयो कॉलेज के नाम से जाना जाता है, मेयो कॉलेज, मेयो कॉलेज, ध्यान रखिएगा। ये जो कॉलेज था ना केवल और केवल राजाओं के पुत्रों के लिए था, मतलब कि राज परिवार के जो बच्चे थे उनके लिए था ये कॉलेज। और ये ना कॉलेज मतलब खाली कॉलेज नहीं था, ये पूरा स्कूल कॉलेज सब कुछ था, मतलब कि शुरू से लेकर आखिर तक वहां पर राजाओं के पुत्र मतलब कि राजकुमार, राज परिवार के जो भी लोग होंगे वो लोग वहां पढ़ेंगे। देखिए ये इस तरह के जो विद्यालय या फिर इस तरह के शैक्षणिक संस्थान जो केवल और केवल राज परिवार के बच्चों के लिए होता था, ये भारत के अन्य स्थानों पर भी स्थापित किए गए थे। हमारे छत्तीसगढ़ की बात करूं तो रायपुर में एक राजकुमार कॉलेज की स्थापना की थी, उसका नाम ही था राजकुमार कॉलेज, जो कि मध्य भारत के राजा महाराजाओं के बच्चों की शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। तो इस तरह के जो कॉलेज होते थे जहां पर राज परिवार के बच्चों को पढ़ाया जाता था, एक तरह से ना उनको अंग्रेज बनाया जाता था वहां पर, क्योंकि वहां पर हर प्रकार की सुविधा उनको दी जाती थी। उनके जो हॉस्टल होता था ना वो बढ़िया होता था, बिल्कुल उनके घर जैसा। अब भाई जो राजे महाराजा के जो बच्चे होंगे वो नॉर्मल जो क्या कहते हैं जो सामान्य जनता के हॉस्टल में थोड़ी ना रहेंगे, उनके लिए अलग से होता था, अलग से हॉस्टल, मतलब सब कुछ अलग होता था वहां पर। इस तरह के जो कॉलेज होते थे ना, मेयो कॉलेज हो गया, रायपुर का राजकुमार कॉलेज हो गया, इस तरह के कॉलेजों में आम आदमी का बच्चा नहीं जा सकता था। आप राज परिवार के सदस्य हैं वही वहां पर पढ़ने जा सकता था, और वहां अंग्रेज लोग ही शिक्षा दिया करते थे। और सोचिए अंग्रेज उसमें शिक्षा दे रहे हैं तो उनको अंग्रेज ही बनाएंगे, अपने जैसा ही बनाएंगे, ताकि आगे चल करके वो अंग्रेजों के चाटुकार बने, मतलब कि अपने राज्य को स्वतंत्र कराना, ये सब चीज का वो कभी सोचे ही नहीं। इस तरह से उनको तैयार किया जाता रहा होगा, तो ध्यान रखेंगे ये चीज को। अच्छा, जो लॉर्ड मेयो है इसके समय में और कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई थी, जैसे कि भारत में पहली बार जनगणना हुआ था इसी के समय में 1872 में। लेकिन ये जो है ना ये टेम्परेरी था, केवल 1872 में हुआ। उसके बाद जब रिपन आया उसने ना पहली बार दशकीय जनगणना शुरू की 1881 में। जो लॉर्ड मेयो ने 1872 में जो जनगणना करवाई थी उस समय मतलब ठीक है 1872 में आप लोगों ने गिन लिया कितने लोग हैं, लेकिन उसके बाद आगे फिर हमको कब जनगणना करनी है इसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। लेकिन लॉर्ड रिपन जिसका कार्यकाल 1880 से 1884 था, तो उसने 1881 में एक व्यवस्थित जनगणना की शुरुआत की और पूरा जो है एक व्यवस्था बना दिया कि ये जो जनगणना है अब प्रत्येक 10 वर्ष में होगी। मतलब 1881 में हुआ तो उसके बाद 1891 में होगा, फिर 1901 में होगा। तो एक व्यवस्थित दशकीय जनगणना की शुरुआत हमारे भारत में 1881 में लॉर्ड रिपन द्वारा किया गया था। वहीं अगर पूछा जाता है कि पहली बार जनगणना आदमियों की गिनती कब हुई, तो 1872 में मेयो के टाइम पे। देखो दो अलग अलग चीजें हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बड़े, तो इसको ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। उसके बाद इसके समय में इनकम टैक्स, जो उस समय सरकारी कर्मचारी थे तो उनके इनकम टैक्स में बढ़ोतरी की गई। पहले 1% कुछ लिया जाता था, उसको 2.5% कर दिया, जहां तक 2.5, हाँ ऐसे ही कुछ। इसके अलावा इसके कार्यकाल में नमक पर कर बढ़ा दिया गया था, नमक कर को बढ़ा दिया गया था, जिसको कि आगे चल करके रिपन ने कम किया था। रिपन जिसको कि उदारवादी वायसराय कहा जाता है, तो उसने नमक कर में थोड़ी सी कमी की थी। आगे चल करके महात्मा गांधी जी ने इसी नमक के लिए सत्याग्रह किया था ना 1930 में, दांडी यात्रा की थी। इसके अलावा इसके समय की और घटना क्या है, तो बस इतना आप लोग याद रखिएगा, ठीक है इतना। इसकी हत्या हुई थी, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि एकमात्र वायसराय है जिसकी हत्या हुई थी। इसके दफ्तर में अंडमान निकोबार ये गया हुआ था, तो वहाँ इसकी हत्या कर दी गई थी किसी कैदी द्वारा 1872 में। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए, और मेरे द्वारा जो भी जानकारी दिया गया वो आप लोगों, अगर उसमें आप लोगों को कोई डाउट लगता है तो आप लोग जरूर बताइएगा, ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूँ। वीडियो को जितना हो सके आप लोग शेयर कर दिया करिएगा, वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा अगर अच्छा लगा हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए। नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइएगा, क्योंकि आजकल जो YouTube है वो नोटिफिकेशन सेंड नहीं कर रहा है, तो आप एक बार चेक करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।